हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मोशन इन 1D 1D 2D तो है नहीं, इसमें सिर्फ 1D है। एक तरीके से हम इसमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ते हो मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। एक तो हम पढ़ेंगे मोशन को सिर्फ एक डायरेक्शन में, और दूसरा पढ़ेगा हम एक सर्कुलर मोशन, वो भी किसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए। अभी मैं समझाऊंगी यूनिफॉर्म क्या हो, वन डायरेक्शनल, सब चीज आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाई जाएगी। अरे सबसे पहले देखो कि मोशन मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म होती है वो होती है मोशन और रेस्ट। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं अब इसकी। सबसे पहले जो इसमें टर्म आती है वो आती है मोशन और रेस्ट। दो टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे यहाँ पे हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होगा, मोशन एंड रेस्ट। देखो जैसे मैं स्टार्टिंग बताऊं मोशन की डेफिनेशन, आपने क्लास 9 में अभी अभी बुक ओपन करके देखी होगी। अगर आप बुक ले रहे तो ओपन करके देखो, तो उसमें क्या डेफिनेशन लिख रही, एक एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम या चेंज इज पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, एनी बॉडी चेंज डायरेक्शन नहीं, चेंज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मीनिंग क्या हो, चेंज पोजीशन का मीनिंग क्या है कि अपनी पोजीशन चेंज करना। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देकर दिखाऊंगा आपको। लाइक दिस, मैं यहाँ पे हूँ इस पोजीशन पे, आपको दिख रहा होगा शायद कैमरा में, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है इस बोर्ड के इस कोने से। मैं इधर से इधर तक गया, यहाँ पे आ गया मैं, हियर यहाँ तक आया। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करी। और अगर तुम एक चीज नोटिस करो आप सभी लोग, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे कुछ टाइम भी लगा होगा। मतलब यहाँ से पहली पोजीशन मेरी यहाँ थी, फिर दूसरी मेरी यहाँ पे, तीसरी मेरी यहाँ पे, चौथी मेरी यहाँ पे, फोर्थ पोजीशन ये थी। मैं एक पोजीशन पहले चेंज करी, फिर दूसरी करी, फिर तीसरी करी। किसके साथ साथ करी, टाइम के साथ साथ। टाइम चलता गया चलता गया चलता गया, मैंने अपनी पोजीशन चेंज करता गया। तो ये क्या मोशन हो, मोशन एक तरीके से आप चलना बोल सको, चलना बोल सकते हो। एग्जैक्टली नहीं मैं बोल रहा बस, अगर मैं थोड़ा रिलेट करके बताऊं तो आप एक उसे बोल सको चलना एक तरीके से, पर वो ऑथेंटिसिटी नहीं है ये, ठीक है, रियली में नहीं है ये सिर्फ समझाने के लिए। अब जो देखो सेकंड डेफिनेशन है भाई हमारी रेस्ट। अभी मैं पहले मोशन की डेफिनेशन लिख दूं, एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी, जो भी आपको लेना, एनी ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी कैन चेंज पोजिशन, या तो आप चेंज पोजिशन लिख लो या आप लिख सकते हो क्या, चेंज पोजिशन, सिंपल यही अच्छा रहेगा, विद चेंज पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मीनिंग क्या है वो मैंने अभी आपको समझा दिया। इसका एक एग्जांपल आप देख सको कि एक कार है जो मूव कर रही, कार कैन मूव या कार मूविंग, आप इसका एग्जांपल ले सको, कार मूविंग, एक कार चल रही है, ठीक है। इसका एक अब देखो रेस्ट क्या हो, अरे समझो बहुत इजी टॉपिक है ये तो कुछ भी नहीं है, इसका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मामूली सा। अब समझो रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट क्या हो। यहाँ पे रेस्ट का मीनिंग है, जैसे मैं अपनी इनिशियल पोजीशन मेरी यहाँ पे है, मैं इस कैमरे के सामने आपको क्या कर रहा, पढ़ा रहा, टीचिंग कर रहा। तो देखो मैं कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा फिलहाल के टाइम पे, मैं ये स्टैंड अपने इसी पोजीशन में खड़ा हूँ, ये स्टैंड कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि देखो टाइम तो चल रहा ना, 1 सेकंड हुई, 2 सेकंड हुई, 3 सेकंड हुई, 4 सेकंड हुई, सेकंड चल रही, टाइम चल रहा, पर मैंने क्या करी, अपनी पोजीशन वही रखी, उसी पोजीशन पर मैं स्टैंड। तो ये क्या हो, रेस्ट हो। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के, तो क्या हो जा, रेस्ट हो जा। रेस्ट का मतलब एक तरीके से रुकना, मतलब हिंदी में भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे, इंग्लिश भी एक तरीके से इसका मीनिंग हो रुकना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन में बात करें तो क्या हो, एनी बॉडी या फिर एनी ऑब्जेक्ट, आप लिख सको एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट या कांट या डज नॉट, भी कांट ही लिखेगा, हम थोड़ी इंग्लिश प्रॉब्लम हो सके तो आप उसे सोल्व कर लो खुद से। कांट नॉट चेंज पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। WRT का मीनिंग हो विद रेस्पेक्ट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले सको आप कि एक बॉय है, अब बॉय स्टैंड वन स्टैंड ओनली वन पैलेस का मीनिंग क्या है कि एक बॉय है जो एक ही जगह पे स्टैंड, मतलब रुका हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्ट। अब जब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन भी बहुत टाइप के हुए हैं। अब जब मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दूंगा, 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, इसका आपने पढ़ा होगा
1D 2D 3C, 1 डायमेंशनल, सेकंड 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अब मैं उसका थोड़ा सा यहाँ से ओवरव्यू दूंगा। अभी मैं वीडियो को थोड़ा ऐसे कट करूँ क्योंकि बाहर से नॉइज आई, तो मैं पहले उसको सोल्व कर काम, उसको रिजोल्व कर काम, फिर उसके बाद यहाँ से हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के हम डायमेंशन पढ़ेंगे। 3 टाइप के डायमेंशन हो। हम क्लास 9th में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1 डायरेक्शन, क्लास 9th में हम पढ़ेंगे 2, और हम जब बहुत ही हायर लेवल पे फिजिक्स को पढ़ते हैं जैसे बीएससी या एमएससी, वहां पे हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशन। ये 3 डायमेंशन काफी यूज है स्पेस में मोस्टली। हम रियल लाइफ में इसका एक 3 डायमेंशन एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम एरोप्लेन को देखें, एरोप्लेन बता रहा, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर भी या तो 1D करते हैं मोशन, या फिर ये 2D, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब वो तो 1D है, इधर से ऐसे जाएगा, देखो 1D हो गया, उसके 2D हो गया, इधर भी चल रहा है इधर भी, पर क्या वो 3D में चल रहा है? नहीं ना। तो वो हम जो पढ़ा है वो पढ़ा है हम आउटर स्पेस में जाके। जब अगर किसी को एस्ट्रोनॉमी लेनी हो या किसी को स्पेस में वो इंटरेस्ट, तो उसको पता होगा ये बात कि हम वहां पे 3 डायमेंशन का ही पढ़ा है सब कुछ, यहाँ पे नहीं पढ़ते हम, वहां पे पढ़ा है 3 डायमेंशन का ही। तो ये अभी तक आपका IIT JEE या नीट के लिए बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगा अभी तक। क्लास 9th की फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा, क्लास 10th की मैथ भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्लास 9th का भी, क्लास 10th का भी। अब मैं वीडियो थोड़ा रोकता हूँ, फिर उसके बाद अभी बिल्कुल जस्ट फ्यू सेकंड के बाद स्टार्ट करूँ वापस। जैसे कि अब जब मैंने बोला था कि अब जब हम पढ़ेंगे 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, वैसे अब मैं पहले पढ़ाना चाहता, पर मैं फिर भी अब यहाँ पे समझा दूँ थोड़ा सा। 1 डायरेक्शन क्या हो, 2 डायरेक्शन क्या हो, 3 डायरेक्शन क्या हो। 1 डायमेंशन देखो, हम सबसे पहले 1D 2D एंड 3D। जैसे आपने सुना भी होगा भाई, हम तो 3D में मूवी देखने जा रहे हैं मूवी थिएटर में, तो 3D यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा क्या हो। देखो 1D क्या हो, सिर्फ इसमें एक डायरेक्शन हो, ओनली 1 डायरेक्शन में जो भी होगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मैथ पढ़ो, लाइक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा, मैथ का ग्राफ पढ़ा होगा आपने, ग्राफ वाला चैप्टर हमेशा सब पढ़ा है इस चीज को। तो वहां पे हम ऐसे पढ़ा है कुछ कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, अब तक आपने यही पढ़े होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है मीनिंग सिंपल मैं बता दूं। 1 डायरेक्शन का मीनिंग हो सिर्फ ओनली हम जा रहे हो या तो एक्स पॉजिटिव में या फिर जा रहे हो एक्स निगेटिव में। ये हो जाएगा एक्स निगेटिव, यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव। ये क्या हो 1 डायरेक्शनल, यानी कि 1D का मीनिंग हो सिर्फ हम एक डायरेक्शन में यूज करो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक कार ले, कार वो सिर्फ ये कार है, ये या तो ऐसे जागी या ऐसे जागी, एक स्ट्रेट पाथ में, अगर वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करो, या तो ऐसे जागी या फिर ऐसे जागी, या तो आगे जा सके या फिर पीछे जा सके। तो ये कहीं का एग्जाम्पल है भाई 1D का, बहुत एक सिंपल 1D का एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। हम क्लास 9th में पूरा जो फिजिक्स पढ़ेंगे 1D के अराउंड ही पढ़ेंगे कि यहाँ पे 1D है। जो हम क्लास 11th की पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे वो हम 2D, 12th की 2D, फिर हम जो BSc में पढ़ते हैं, BSc फिजिक्स ऑनर से हूं मैं वैसे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे 3D में जाकर। ठीक है, हंसराज कॉलेज मेरा कॉलेज है। अब देखो हम पढ़ेगा जब हमारा सेकंड U मतलब 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल क्या हो, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आ जा, मतलब हमारे पास 2 डायरेक्शन आ जाएगी एक तरीके से। तो अगर हम ग्राफ में बात करें, ग्राफ में क्या होता है जो हम पढ़ते हैं अब तक, मैं तो आप पढ़ भी रहे होंगे साथ के साथ। एक डायरेक्शन क्या होगी हमारी एक्स एक्सिस, और दूसरी डायरेक्शन क्या होगी हमारी वाई एक्सिस। वाई में पॉजिटिव भी हो सके क्या नेगेटिव भी। तो क्या 2 डायरेक्शन में चल रहा, अगर यहाँ पे मैं कोई कोऑर्डिनेट लिख दूं, ये ऐसे चल रहा, मान के चलो एक बॉल है ऐसे जा रही, तो क्या है ये वाई में भी मूव कर रही है, और ये एक्स, सॉरी ये गलती हो गई, ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स, ये एक्स में भी चल रहा वाई में भी। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब समझो लास्ट वन 3D का जो मोस्टली हम यूज पढ़ा है फिजिक्स में, वो पढ़ा है हम स्पेस में। मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा हमेशा से स्पेस में, स्पेस एस्ट्रोनॉट में, एस्ट्रोनॉमी में, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा भी इस चीज के बारे में। फिजिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर थी मेरी, आज भी है। इसमें हमारे पास 3 डायरेक्शन आ जाए, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, मतलब एक तरीके से हम की जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तीनों डायरेक्शन में चल रहा। फॉर एग्जांपल स्पेस में देखो कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट हो गए, एक ये और एक ये बन गया एक 3D। एक 3D है, पेपर में शो नहीं कर सकते हम, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये वाली। तो अगर एक कोई स्पेस यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे रखा तो ये क्या है 3D में, मतलब एक तरीके से हम अपने आप को 3D में मान, क्योंकि हमारी देखो डायमेंशन जो है हम 3D में रिवॉल्व कर रही आज के टाइम में। पर इसका जो हम रियल लाइफ एग्जांपल अपनी आंखों से देख पाओ, वो देख पाओ हम स्पेस में जाकर स्पेसशिप को। स्पेसशिप हमारा वहां 3D पॉइंट में एग्जिस्ट करे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, और वहां पे अगर आपने देखा भी हो कि वहां पे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेटर है। अगर कोई हम स्पेस की लोकेशन पता कर रहे स्पेसशिप की,
तो वहां पे हमें पता रहा कि वो इतने एक्स एक्सिस पे है, इतने वाई एक्सिस पे और इतने जेड एक्सिस पे है। तो ये हमारा एक बहुत रिलेटिव वो है। अगर हम इसे 2D पे शो करके दिखावे तो हम कुछ ऐसा ग्राफ पे शो करें क्लास 11th-12th मैथ में। ये हमारी एक डायरेक्शन है बनी, देखो ये हो गया हमारी वाई, ये हो गया हमारी एक्स और ये हो गया हमारी जेड, जिससे हमारा थोड़ा 3D वाला व्यू दे। ये हमारा एक वो होगा, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट और ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मीनिंग आप समझोगे, अभी नहीं समझ पाओ, आप समझो क्लास 9th का जब चैप्टर पढ़ोगे ग्राफ के बारे में है, उसमें एफ फीसा ऑर्डिनेट, एफ फीसा हम किसको बोल रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, ऑर्डिनेट हम किसको बोल रहे हैं, वाई एक्सिस को। ये सब चीज आप वहां पे पढ़े क्लास 9th के मैथ में। वहां से आप समझो कि ये क्वाड्रेंट क्या हो, इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव का रोल रहा, ठीक है। अब जो हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट एक टर्म आवेगी, एक कॉन्सेप्ट आएगा जो आपकी क्लास 11th की फिजिक्स, क्लास 12th की फिजिक्स को भी बर्बाद करने का दम रखा है, वो है रिलेटिव मोशन या रिलेटिव टर्म ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अभी समझो मैं इसका मीनिंग क्या है, क्या है ये कहना क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा, वो आप उपजा देखोगे। अब यहां से समझिए थोड़ा सा रिलेटिव मोशन के बारे में, क्या है ये रिलेटिव मोशन। आपने अगर क्लास में पढ़ा होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा, सर मोस्टली जो टीचर हो वो स्कूल में पढ़ाते नहीं, जानबूझ के नहीं पढ़ाते इतने अच्छे पे। फिर क्या पूछा कि हमारे पास ट्यूशन लग जाए, बस हमारा एक्स्ट्रा मर्निंग स्टडी। आज के टाइम में एजुकेशन को क्या बना रखा, मनी मेकिंग बना रखा, ठीक है। चलो आप यहाँ समझो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी ये तो फ्री है क्लास ही होगी। देखो रिलेटिव मोशन क्या हो, ये रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या हो, टीचर ने बताया होगा मोशन और रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म। ये बताया होगा शायद टीचर ने, या बोल होगा या बुक में भी आपने पढ़ा होगा कि एक दूसरे से रिलेट करें, एक दूसरे से क्या करें, रिलेट। इसका मीनिंग क्या होता है आप समझो, थोड़ा सा आप अपने माइंड को एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले चलो। देखो अगर आपको फिजिक्स सीखनी तो आपको इमेजिन करना सीखना होगा कि क्या चल रहा, इमेजिन क्या कर सको आप। आपको टोटली डिपेंड नहीं रहना बुक पे, आप जो भी पढ़ रहे हो उससे आप पढ़ लो, फिजिक्स नहीं, आपको थोड़ा थिंकिंग बनानी पड़ेगी, उस तरीके की इमेजिन करनी पड़ेगी वो चीजें। अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल तो मैं दिखा सकूं, बिल्कुल मैं आपको एग्जांपल दिखा सकूं, एक रियल लाइफ एग्जांपल बना के भी शूट कर सकूं अपने आप खुद से, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करने में क्यों फोकस दे रहा, जिससे आपको जल्दी वो समझ में आवे चीजें। अब जब थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर समझा मैं इस चीज को, फॉर एग्जांपल मान के चलो आप 2 पर्सन हो, आप और आपका दोस्त। यहाँ पे एक पर्सन ए है जो आप हो, और एक पर्सन बी जो हमारा फ्रेंड है या जो भी आप मान लो, इसका हाथ भी दे दिया, हमने हाथ नहीं चाहिए बेचारा। अब जैसे समझियो यहाँ पे एक वर्ड मैं आपको बता दूं, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी। ये आपने देखा होगा या तो इंस्टा रील का बहुत सारी वीडियो में आया है पीओवी, या फिर शॉर्ट वीडियो आपने देखी होगी यूट्यूब पे, वहां पे भी लिखा रहा है पीओवी। मैं सोच रहा था यार पीओवी क्या हो, पीओवी तो मुझे समझ में आ जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पॉइंट ऑफ व्यू का मीनिंग क्या है कि हम किसके थ्रू देख रहे हैं इन चीजों। फॉर एग्जाम्पल आप सब ये टीचिंग की जो वीडियो है वो आप देख रहे कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कैमरे के। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ एक कैमरा, क्या दिख रहा है, एक फोन या कैमरा जो भी आप मान सको। वैसे तो फोन में रिकॉर्ड है, फोन दिख रहा मैं तो सिंपल PHONE फोन, ठीक है, मोबाइल ये दिख रहा। अब जब आप एक चीज देखो पॉइंट ऑफ व्यू का मीनिंग कैसे डिपेंड करे वो आप समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यह पर्सन ए हो, ये पर्सन बी हो। अगर फॉर एग्जांपल ये पर्सन ए, मान के चलो आपके पास कोई कार नहीं, आप एक रोड साइड पे, रोड के साइड में, रोड साइड पे खड़े हुए, आप फुटपाथ पे हो। फॉर एग्जांपल आपके दोस्त के पास एक गाड़ी है, वैसे तो है नहीं पर है, फिर भी मान लो आप, उसके पास एक गाड़ी है और जो हमारा दोस्त है वो इसमें बैठा, वो अपनी कार चला रहा है, जैसे भी है हमारी कार, वो चलाने लग रहा। अब एक बात बताइए तुम मुझे, ये कार कुछ ऐसे जाने लग रही पर्सन ए के, तो मतलब मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं चल क्या रहा। ये आप पर्सन ए हो, मैं एक बुक से समझा, मैं इसको रुक बुक पर रख के चीजों को, सब चीज देखो जरा समझिए आप। ये हमारी रोड है एक तरीके से, ठीक है, ये हमारी कार है, कार पर्सन बी, इसमें बैठा हुआ पर्सन बी,
देखो अब तो दिख रहा होगा आपको, ये पर्सन बी है और ये पर्सन ए यहाँ पे स्टैंड है। देखो अब अगर आप यहाँ पे देखो पोजीशन करो, आप पर्सन ए हो, पर्सन ए को क्या दिख रहा होगा, चलती हुई दिख रही होगी कार। मतलब कि अगर मैं पर्सन ए हूं, फॉर एग्जांपल आप पर्सन ए हो, मैं पर्सन बी हूं, मैं कार में बैठा और मैं ऐसे जाने लग रहा एफ 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 एफ, तो आपको क्या दिख रहा आपके थ्रू कि मैं चलने लग रहा? कमेंट में बताइए अपना आंसर, क्या दिख रहा होगा आपको? आपको क्या दिख रहा पर्सन बी? अगर हम पर्सन ए के कंपेयर में बात करें तो हमें क्या दिख रहा होगा? पर्सन ए को दिख रहा होगा जो ये बी वाला पर्सन है ये कहीं में है मूविंग, मतलब पर्सन ए के थ्रू जो बी है वो तो चलने लग रहा, मतलब मोशन में है, और पर्सन ए के थ्रू जो हम है, हम जो खुद है वो हम कहीं में रेस्ट। ये आप चीज समझो। फॉर एग्जाम्पल ये तो है अब तक एक सिंपल सा एग्जाम्पल। मान के चलो आपका कोई फ्रेंड सी भी है हमारा, बचाओ सी आपका फ्रेंड या कोई भी मान लो आप, फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आपको मानना हो आप मान लो। अब समझो ये जो आपका दोस्त है ये अपने दोस्त को यहाँ पे बैठा के सी पर्सन को अपने साथ ले जा रहा, और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात आप सुनियो, बहुत अच्छा यहाँ पे कंसेप्ट बनने लग रहा। हमने ए का पॉइंट ऑफ व्यू देखा अब तक, अब जब हम देखेंगे बी का पॉइंट ऑफ व्यू। ये कहीं का पॉइंट ऑफ व्यू था ए का, अब जब हम बी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, अगर पॉइंट ऑफ व्यू किसका? बी का। देखो बी को क्या दिख रहा होगा, चलते हुए आप सोचो, थोड़ा सोचो आप बी को क्या दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे चल रहा है कार को लेकर तो मुझे क्या दिख रहा? आप जो आप हो आप ऐसे पीछे जा रहे हो। इसका एग्जाम्पल बताओ, आपने कभी ड्राइविंग करी हो या ड्राइव में गए हो कभी रोड पे, तो आपने देखोगा अगर आप विंडो के बाहर देखते हो तो आपको दिखता है जो वहां पे साइड में पेड़ लगे रहे हैं कुछ भी, वो ऐसे आपको पीछे जाते हुए दिखे, ऐसे ऐसे, तो आपको भी कहीं में दिख रही है मोशन में, कहीं में मोशन में। तो ऐसे हमारा जो पर्सन ए होगा वो कहीं में होगा बी के अकॉर्डिंग मोशन में, और जो बी होगा वो खुद कहीं में होगा रेस्ट में। आज देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो सी है जो उसके साथ बैठा था बी के, क्या वो आपको चलते हुए दिखेगा या फिर रुका हुआ? सोचो आप आगे एक कार में बैठे थे और आपके साथ में आपका भाई या बड़ा भाई छोटा भाई बैठा था, या जो भी सिस्टर या छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर, तो आपने देखो क्या वो चलते हुए दिखा है आपको कार में? अगर आप दोनों कार में बैठे और साथ में जा रहे तो क्या वे आपको चलते हुए दिख रही है कि कार में? नहीं ना। तो ऐसे हमारे बी को क्या दिखेगा, जो सी पर्सन है वो कहीं में रेस्ट में। और अगर हम सी का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा है, सी को भी क्या दिखेगा? बी रेस्ट में और ये चलता हो। तो यहां से ना एक चीज पता चली, जो मोशन और रेस्ट है, अगर हमें किसी का मोशन और रेस्ट का पता लगाना तो कहीं पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम किसके थ्रू देख रहे हैं, डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी हम क्या बता पाओगे, रेस्ट और मोशन। ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना कि पॉइंट ऑफ व्यू पर कैसे डिपेंड करा, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दे दिया उसने और बोल दिया कि मोशन बताओ, इसमें मोशन रेस्ट, और दिया नहीं कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उस चीज को, तो वो क्वेश्चन ही हमसे गलत पूछा गया। वो हमेशा गिवन देगा कि हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखने की कोशिश कर रहे या देख पा रहे, इमेजिन करो इस चीज को, तो हमें क्या दिखेगा। या आप अगर मैं टीचर होता तो मैं 100% ही क्वेश्चन देता हूँ, और मोस्टली 99% स्टूडेंट क्लास के इसको गलत करते 100%। अब हम पढ़ेगा अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीजें। अगर यहां तक भी कोई भी डाउट है, देखो 20 मिनट की अब तक वीडियो होगी, उसमें तो मुश्किल 18 मिनट आपको वीडियो मिली होगी, पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा मैं। अगर यहाँ पे 18 मिनट तक कोई भी डाउट है, कोई भी एक छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डाउट, आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सको, आपको डाउट का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस भी करेंगे। अगर आप मान के चलो आपने बहुत दिन पहले वो कमेंट करा था, तो मैं आने वाली नवी वीडियो में भी उसका डाउट बता दूं, ठीक है? जो भी मैं नवी वीडियो गिर उसके बाद आपने चलो मान के चलो आपने 5 दिन पहले कोई डाउट पूछा और मैं 5 दिन तक 4 वीडियो उसके बाद मैंने अपलोड कर दी, तो मैं उसमें भी आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है? तो पहले आप डाउट डिस्कस नहीं करते। अब समझो नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके माइंड में डाउट है कि यहाँ पे अभी तो मैं यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ना, नॉन यूनिफॉर्म वो भी मैं पढ़ाऊंगा, पर वो आपको मैं स्पीड और जब वेलोसिटी पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो।
उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अब जब समझो नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है यहां से आपको समझ में आओ। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। मैं खुद 9th क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूज रहा इन चीजों में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या एक छोटा सा डिफरेंस था जो नहीं पकड़ पाया था उस टाइम में। पर मैं आपको बता दूंगा क्या डिफरेंस हो क्या नहीं। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज भी जा सके, वैसे मैं तो डेफिनेशन को वो नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे पता कि हमें कंसेप्ट बिल्ड करना। मैं ज्यादा फोकस दे कंसेप्ट बिल्डिंग पे, ना कि किसी चीज को रटने में। रटने में कोई फायदा नहीं। रटने के बाद आप मुश्किल 2 महीने कुछ याद रखोगे, ज्यादा ज्यादा 1 साल, आप अगले साल भूल जाओगे इस चीज को। आप मोस्टली फोकस करो कि आपको अगर फिजिक्स पढ़नी तो आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। मैं रियलिटी बताऊं, मैं बहुत टॉप था फिजिक्स में। मैंने IIT जेईई जैसे एग्जाम में फिजिक्स में 98% स्कोर किया हुआ है। जेईई मेंस में 98% टाइम। अब जब आप देख सको किस लेवल होगा। जेईई एडवांस में भी काफी अच्छा स्कोर था मेरा फिजिक्स में। मेरा स्कोर बस केमिस्ट्री में रह गया था, जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब जब थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो मैं फिजिक्स पढ़ने का तरीका और मैथ पढ़ने का, फिजिक्स को मैं थोड़ा पढ़ता था इमेजिनरी उसमें, कि मैं इमेजिन कर रहा चीजों की कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा 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 होगा। ये थोड़ी फिजिक्स ऐसे पढ़ी था। मैथ कैसे पढ़ेगा, थोड़ा दिमाग में जोर डालना पड़ा है कि हम यहाँ से एक नई चीज बना सके नहीं, यहाँ पे कोई नया कंसेप्ट बन रहा है नहीं, हम यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बना सके नहीं, हम उस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके एक नए रूप में ला सके नहीं। ये मैथ, ये मैथ में हम बात कर रहे थे जब हम मैथ पढ़ेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या देखो, अब जब हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस, अगर हम डेफिनेशन वाइज जाओ थोड़ा सा, डिस्टेंस क्या हो, टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी। देखो यहाँ पर डिस्टेंस आ गया, यहाँ पर डिस्टेंस जब कोई एक अच्छा सा वर्ड नहीं मिल पाया मुझे, मैं सोच भी रहा डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी, या कुछ और भी आप वर्ड यूज कर सकते, कर बाय बॉडी, बॉडी के द्वारा जितनी भी डिस्टेंस, टोटल ट्रेवलिंग आप इसको भी बोल सकते हो। वैसे मैंने डिस्टेंस लिया, मैं समझा दूंगा आपको, समझ में भी आ जाएगा डिस्टेंस क्या हो। एग्जाम्पल देखो एक, आप फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा यहाँ पे ए पॉइंट, जहाँ पे आपका घर, ये आपका घर, और यहां से किसी बी पॉइंट पे है हमारा स्कूल या कुछ भी, आप कुछ मान सको, या आपकी फ्रेंड का घर है मान के चलो फॉर एग्जाम्पल। अब अगर आपने रियल लाइफ में देखो, रास्ते ऐसे सीधे तो होते नहीं, ऐसे जाके ऐसे गली, कुछ गली निकल के ऐसे तो और रास्ते। फॉर एग्जाम्पल अब जब आप देखिए पॉइंट में, कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने मान लिया पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, और ये पॉइंट एफ, ये पॉइंट जी हो गया, और ये हमारा बी है। अब क्या अगर मैं पूछूं डिस्टेंस क्या है, वो कितना चला, वो कितना टोटल चला अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक, मतलब ए पॉइंट से वो कितना चला बी पॉइंट तक। आप ऐसे ही तो बताओगे, यहां से वो चला पहले सी पॉइंट तक, फिर वो चला डी पॉइंट तक, फिर डी से चला वो ई पॉइंट तक, फिर वो चला एफ पॉइंट तक, फिर चला वो जी पॉइंट तक, फिर चला वो लास्ट में बी पॉइंट तक। समझिए अब चाहे टोटल डिस्टेंस क्या हो, कि हमने कितना चला, टोटल हम कितना चल पा रहे, चाहे वो आप टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाओ, आपको क्या करना, कितना हम चले होगे वो आपको नापना। वो क्या हो, डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम चले ए से सी, फिर हम चले सी से डी, फिर हम चले डी से ई, फिर हम चले ई से एफ, फिर हम चले एफ से जी, फिर हम चले जी से बी। तो ये क्या थी हमारी टोटल डिस्टेंस। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में। ठीक है, आप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, इट्स ओके। अब जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने से पहले एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया स्टार्टिंग में पढ़ाना, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं पहले यहाँ पे पढ़ा, मैं स्केलर और वेक्टर। आई होप यहाँ तक आपने नोट बना ली होगी, इसके नोट करते रहो साथ के साथ। अब जब हम देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्या हो, इसमें अभी पढ़ा मैं डिस्प्लेसमेंट, अभी तो डिस्टेंस भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो इसकी मैंने बस समझाया डेफिनेशन। इससे पहले मैं एक टॉपिक पढ़ा दूं आपको, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या, देखो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आ ही जाएगा कंसेप्ट।
अगर आपको यहाँ तक मेरी टीचिंग काफी अच्छी लगी थी, समझ में भी आ रही, तो लाइक करें और अपने फ्रेंड को जो भी क्लास 9th में आए या क्लास 9th से 10th में आने वाले, उनका भी आप ये वीडियो शेयर करो, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाए, क्योंकि अभी हम क्लास 10th को भी लाएंगे और क्लास मैथ भी लाएंगे। क्लास 10th का मैथ में आप देखना सीबीएसई के मोस्टली 80% क्वेश्चन मेरे से मैच कर जाएगा जो मैं पढ़ाऊँ। 80% कंसेप्ट मेरे से मैच करके 500% भी हो सके कि लास्ट ईयर जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था तो उसमें मेरे 95% जो पेपर था वो मैच कर गया था मैथ का। क्लास 12th का पेपर, ना कि 10th, क्लास 12th। अब जब देख लो आप क्लास 12th का 98% मैच करा तो क्लास 10th का 100 भी कर सके। और उससे लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ाया था क्लास 10th का पेपर 100% मैच कर गया था मेरे साथ। अब जब देखो स्केलर क्वांटिटी क्या हो, स्केलर क्वांटिटी वी क्वांटिटी हो जिनमें क्या हो सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली हैव मैग्नीट्यूड। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या हो मैग्नीट्यूड, ओनली हैव मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड क्या हो आपको मैं समझाने वाला, नॉट हैव डायरेक्शन, नॉट हैव डायरेक्शन। देखो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो स्केलर क्वांटिटी हो वे क्वांटिटी हो, या फिर वे क्वांटिटी का मीनिंग हो जैसे हम यूज कर ले कोई भी लेंथ को मेजर करने के लिए क्या कर ले स्केल यूज, लेंथ एक क्वांटिटी है। वजन तोलन के लिए हम क्या यूज करें वेज मीटर जिसमें केजी आवे, तो मास के हो एक क्वांटिटी हो, ये क्वांटिटी हो सिंपल सिंपल। अच्छा समझो मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो आपको समझ में नहीं आएगी, देखो डायरेक्शन तो फिर भी समझ में आ गई, डायरेक्शन हो दिशा। अच्छा मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड हो एक तरीके से वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू। एक मिनट रुक जाओ, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एक वेट। अगर कोई बात आवाज आई तो उसे इग्नोर करें बैकग्राउंड नॉइज को। अब जा देखो समझो, अब जा समझो मैग्नीट्यूड पे थे हम। मैग्नीट्यूड एक तरीके से फिक्स वैल्यू, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू हमारे पास है तो सब बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड। अभी मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो, एग्जांपल आपके पास एक राइस का कट्टा है, कट्टा बोल दिया आप, पैकेट बोल लो, ये थोड़ा निकल जा, रूट है हमारे, रूट को हम कभी नहीं बोलते। ये हमारे पास राइस बैग, ये हमारे पास राइस बैग। फॉर एग्जांपल आप इसमें मान लो कि आप इसमें है 5 kg राइस पहले से, कैसे 5 kg राइस है पहले से ही। देखो अब मैं मैग्नीट्यूड बता दूं, मैग्नीट्यूड क्या हो। अगर मैंने 4 kg है, ये 4 kg, देखो जो ये 4 है ये तो है हमारा मैग्नीट्यूड, और जो ये है ये kg ये है हमारी यूनिट। तो आपको याद रखना मैग्नीट्यूड क्या हो वैल्यू, ठीक है। अब जैसे समझो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 kg राइस पहले से ही है इसमें, और अब जब हमने इसमें से 2 kg राइस डाल दी, और 2 kg राइस और डाल दी। मैं एक सिंपल सी बात बताइए आप, अगर हम राइस इधर से डाल लें या इधर से डाल लें फर्क तो नहीं पड़ा है, टोटल राइस क्या होगी फिर भी 6 kg आओगे टोटल। जब ये आके इसमें ऐसे गिरेगी राइस, या तो आप इधर से गिर लो, इधर से गिर लो, इधर से गिर लो, गिरने तो ऐसी है, तो टोटल जो राइस हो गए वे कितने हो जाएंगे, कितने केजी हो जाएंगे राइस, वो हो जाएगा 4 + 2 6 kg। कितने हो जाएंगे 6 kg। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें इस एग्जांपल में, क्या इसमें कोई डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा, मतलब अगर हम डायरेक्शन पर बात करें या तो हम इस डायरेक्शन से गिर ले या फिर इससे या फिर इससे। चावल तो जब भी 6 के 6 kg हुए गिरेगा तो जब भी इसमें, क्या डायरेक्शन बदलने से चावल बढ़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे, नहीं ना। तो ये हो स्केलर क्वांटिटी जिनमें कोई डायरेक्शन का मेन रोल नहीं होता। अगर हम कोई सी भी डायरेक्शन से चीजों को कर रहे कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी वैल्यू पे। बट अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ा एक खेल है डायरेक्शन का। अब जब हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ तक आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लो। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट में आपको क्या टाइप करना, अंडरस्टैंड या फिर यस वाई टाइप करना आपको। अगर यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ तो आपको करना वाई टाइप कमेंट में, वरना अगर नहीं आया कुछ कंसेप्ट नहीं आया तो नो करके अपना जो भी डाउट है जहाँ पे जिस भी पोजिशन पे वहां का आप कंसेप्ट का नाम लिख सको, वो आपको डिस्कस करा जाएगा बाद अगली वीडियो में। अब जो समझो वेक्टर क्वांटिटी, अब देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो।
वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे पूरी फिजिक्स का। हम क्लास 9 में आपने सुना होगा शायद, अगर जो अब जब क्लास 9 तक क्लास 10 में जाने लग रहे मूव करे, उन्होंने सुना होगा वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये सब चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़े हैं वेक्टर को। वेक्टर मतलब वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम देखें बहुत ज्यादा। वो आपको समझ में आएगा जब आप क्लास 11th की फिजिक्स को पढ़ोगे, जब आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे मोशन इन 2D डायरेक्शन, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहां से स्टार्ट हो जाए वेक्टर का एक रोल जो आखिरी तक चले। क्लास 12 क्या BSc MSc तक भी चला है वो चीज। आगे समझो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड, उनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो एंड उनके पास एक डायरेक्शन भी हो। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल समझो इस चीज को। एग्जांपल है इसका फोर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका पहले वो बता दूं, इनके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मतलब उसका डायरेक्शन का भी एक मेन रोल पड़ा है वहां पे कि अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर दे तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी अपने आप ही, उसका नेट। फॉर एग्जांपल एक मान के चलो, फर्स्ट सिनेरियो ले रहा मैं, एक ही हमारे पास बॉक्स है, ये हमारे पास क्या है बॉक्स। ये बॉक्स यहाँ पे रखा है एक स्मूथ सरफेस पे। अगर आप थोड़ा सोचो कि फ्रिक्शन कहाँ पे है भाई, स्मूथ पे है, स्मूथ। यहाँ पे बंदा ए, ये हो आप, और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे ये है दो बंदे बी, ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज समझो, बंदे बी ने लगाई यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स इस पे, और बंदे ए ने भी लगाई 4 न्यूटन फोर्स। मतलब दोनों ने फोर्स लगाई इस बक्से पे ऐसे ऐसे ऐसे। आप ऐसे कर रहे हैं इस बक्से पे ऐसे, दोनों एक साइड, मतलब दोनों प्लेयर ए और बी दोनों एक साइड से ऐसे डायरेक्शन लगा रहे एक ही उसमें, एक ही तरफ। तो अगर आप देखो कुछ दूर, मतलब कुछ देर बाद आपको क्या दिखना स्टार्ट होगा कि ऐसे चलना स्टार्ट होगा, इधर से ऐसे क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं जो इसकी फोर्स है, जो टोटल फोर्स है, हम नेट फोर्स बोलते हैं, वो कितना होगी। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, 5 न्यूटन भी इसी डायरेक्शन में, 4 न्यूटन भी, तो आपस में प्लस होगा, कितनी होगी 9 न्यूटन। तो जिसका आंसर होगा वो कितना होगा 9 न्यूटन। अभी समझो डायरेक्शन का कैसे फर्क पड़ रहा, एक सिनेरियो है। अब मैं समझो यही सिनेरियो अगर मैं दूसरे केस में ले लूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डब्बा है बॉक्स, ये हमारे पास दो प्लेयर है ए एंड बी। यहाँ पे भी आप 5 न्यूटन ले लो दोनों की फोर्स, जिससे आपको अच्छे से समझ पाओ। यहाँ हो जाएगी हमारे 10 न्यूटन। अरे समझो बंदे जो ए है उसने लगाई ऐसे 5 न्यूटन फोर्स, और बंदे बी ने लगाई इधर से 5 न्यूटन फोर्स। मगर आप पे छूट गई चीज, क्या ये डब्बा हिलेगा। आप एग्जांपल समझो, एक बंदे ने इधर से फोर्स लगाई 5 न्यूटन ऐसे इधर से, एक बंदे ने लगाई उसी सेम टाइम पे इधर से, तो के ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे स्टैंड एक ही जगह पे, क्या ये हिलेगा नहीं। तो अगर हम इस डब्बे की बात करें, डब्बे पे कितना फोर्स लगा होगा 0, क्योंकि अगर हम देखें ये इधर से ऐसे लग रहा फोर्स, ये इधर से ऐसे, तो ये फोर्स क्या कर देगा एक दूसरे को कैंसिल आउट, क्या कर देगा कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगी 0 न्यूटन। तो यहाँ पे आपको पता लग गया, अगर हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दे तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो ये हो वेक्टर क्वांटिटी। अब जो हम डिस्कस कर रहे थे जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की हमने डेफिनेशन अब तक समझी थी। अब जो उसके कुछ की पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी, की पॉइंट क्या क्या है देखो। अब जा पहले मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, उसके की पॉइंट देखो। अब जब डिस्टेंस की हमने डेफिनेशन देख ली थी, अब जब हम उसके कुछ पॉइंट की बात करेंगे, देखो डिस्टेंस, इसका मेन सबसे पहला जो इंपोर्टेंट पॉइंट मन है कि जो डिस्टेंस हो क्या स्केलर क्वांटिटी हो। वो कैसे हो मैं आपको समझा, स्केलर क्वांटिटी कैसे हो, वो ऐसे हो कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस डायरेक्शन से चल रही, चाहे हम वापस घूम के वैसे वहां पे आ जाए, तो वो वैल्यू जब भी ऐड होगी हमारे, हमने क्या करा टोटल पाथ चला वो हम गिने हैं। ठीक है, दूसरी इसके सेम इंपोर्टेंट पॉइंट है इसकी यूनिट। इसकी यूनिट क्या हो, इसकी यूनिट हो मीटर्स। ये आपको दो चीज अभी फिलहाल के लिए याद रखनी, इसके इंपोर्टेंट की पॉइंट। अब जब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डिस्प्लेसमेंट में काफी ज्यादा बच्चे यहाँ पे वो कर जा मिसअंडरस्टैंड, आप समझ नहीं पाओ इतनी आसानी से, पर यहाँ पे आ जाएगा आपको समझ में। डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डिस्प्लेसमेंट कोई भी एक छोटे से छोटा पाथ, छोटे में छोटा रास्ता किसी दो पॉइंट के बीच का, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का एक छोटे से छोटा रास्ता क्या हो डिस्प्लेसमेंट।
अभी समझोगे क्या हो, ये कैसे हो, क्यों हुआ है, हम छोटे रास्ता क्यों ले रहे हैं, वो छोटा रास्ता कैसे भी हो सके, वो हम इमेजिन भी कर सके। समझो मैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन लिख रहा, वो तो आपको बुक में भी लिख दिया, बुक भी पढ़ सको। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब जो समझो व्हाट क्या हो, ये क्या हो, कैसे समझिए। वही का एग्जांपल था, ये पॉइंट ये था, ये आपका होम था यहाँ पे, और ये आपका बी पॉइंट पता है स्कूल। इसी का एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ। ये रास्ता कुछ ऐसा था, शायद अगर मेरी याद हो तो ऐसे था वो कुछ रास्ता। यहाँ पे हमारा था सी पॉइंट, यहाँ पे हमारा डी पॉइंट, यहाँ पे हमारा ई पॉइंट, यहाँ पे हमारा एफ पॉइंट, यहाँ पे हमारा जी पॉइंट। ये थी हमारी, देखो डिस्टेंस कैसे थी, ऐसे पूरे चला। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें निकालना हो डिस्प्लेसमेंट, तो अब आप एक इमेजिन करो एक पार्ट जो इनके बीच में, ए से बी के बीच में बिल्कुल छोटा हो, बहुत ही छोटा सा पार्ट हो। वो क्या होगा, अगर हम यहाँ से एक सीधी लाइन चले तो जो सीधा रास्ता है ये रेड वाला, ये क्या है, इसका छोटा पार्ट है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसलिए मैंने ये रेड लाइन तो शो करके दिखाया आपको, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। आई होप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आपको समझ में होगा। इसमें डायरेक्शन मैटर करे। फॉर एग्जांपल अब अगर आप ए से बी गए और वापिस आगे बी से ए, तो इसका जो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट करें इसी पॉइंट से, यहाँ पे चल के वापिस यहाँ पे आ गए, क्या आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट चला, नहीं। डिस्प्लेसमेंट की रोज क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हो। अभी यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट भी आपको याद रखनी, जो क्या हो, मीटर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और भाई आज का तो लेक्चर हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, आपका ब्रेन भी अभी इतनी इस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो, इस पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पे पूछ सको। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को। थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो सके, बाहर से भी नॉइज आ जाए काफी बार, तो उसे इग्नोर कर सको, आप इग्नोर करके पढ़ते रहो। ठीक है, आई होप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। रिवीजन करना हर, और देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट अपने क्वेश्चन भी निकाल लेंगे, कि अगली लेक्चर में थोड़ा मैं ओवरव्यू दे दूं क्या क्या पढ़ेंगे। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उसके हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, और जहाँ पे कंसेप्ट बचा हुआ यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।